नाम लूंगा माननीय सुवर्णताई बनखड़े। जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था उस समय मैं उनका फेसबुक फ्रेंड था। बहुत सारी हमने फेसबुक पर चैटिंग की थी। संगठन के संदर्भ में मैंने अपने संगठन के बारे में बताया था और आज उनको हमारे आंदोलन में सहभागी देखते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सुवर्णताई के संदर्भ में हमारी तोड़कर मैडम के साथ भी चर्चा की थी, प्रशांत सर के साथ चर्चा की थी, एडवोकेट किन्ना के सर के साथ भी चर्चा की थी। मैं उनका बहुत सारे जो आंदोलन होते थे मैं उनका आंदोलन काफ़ी नज़दीक से फेसबुक पर देखता था। आज वो हमारे बीच में है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत करता हूँ और मैं आश्वस्त करता हूँ सुवर्णताई को, भारत में और भारत के बाहर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये ऐसा संगठन है जो भारत के 31 राज्य में 550 जिलों में 4000 तहसीलों में 3000 ब्लॉक में और 4 लाख गांव में काम करता है। और इसी संगठन का एक दूसरा एक मंच है, प्लेटफॉर्म है बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का, जो अलग अलग संगठन जो समाज में होते हैं उनको एकत्रित करते इकट्ठा करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम लोग आंदोलन करते हैं। भविष्य में आप उस आंदोलन में अपना संगठन को लेकर हमें साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों, ये देश में आज के समय में जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा हम लोग रोजाना पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं। जो भी हमको दिखता है मुझे नहीं लगता वो हकीकत बात होती, क्योंकि टीवी अगर हमारा है तो हमारी बातें नहीं दिखाता है। टीवी पर तो अडानी अंबानी का कंट्रोल है। प्रिंट मीडिया हमारा है लेकिन हमारा कोई पेपर नहीं है। अगर हमारा कुछ होता तो सभी मीडिया के चैनल पर पूरे भारत में आदिवासी ही नहीं, इस देश में रहने वाले SC ST OBC के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार होता था उसके ऊपर पेपर में एडिटोरियल लिखते थे, संपादकीय लिखते थे, टीवी पर डिबेट होती थी, डिबेट में हमारे लोग बुलाते थे। लेकिन आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है वो जो हकीकत है वो हकीकत हमारे लोगों के सामने बयान नहीं होती। इसलिए आज के समय में हमको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता और सोशल मीडिया के माध्यम से आज के समय में हमको सभी बातें ओरिजिनल और सही मालूमात बातें हमको मालूम होती। साथियों, इस देश में 67% आदिवासी है और इस देश में रहने वाले वो मूल निवासी है। अगर हम ये कहते हैं और बाबा साहब ने संविधान के अंदर एक दूसरा संविधान लिखा 5वीं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, जिसके संदर्भ में यहाँ पर कुंदाताई ने और सुवर्णताई ने अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे, उनका कुछ विश्लेषण किया था। जल जंगल जमीन पर आदिवासी का अधिकार है। आज के समय में फुले शाहू आंबेडकर जो भी लोग आंदोलन करते हैं और ऐसा पर्चा बनाते हैं तो पर्चा बनाते समय यह लिखते हैं शिक्षित करा, संगठित करा, संघर्ष करा। ऐसा उसके अंदर भी ये लिखते हैं जल जंगल जमीन पर आदिवासी का अधिकार हो। मैं तो ये कहता हूँ साथियों, अगर यवतमाल जिले में जो आदिवासी मतदार संघ है वो आदिवासी मतदार संघ में भविष्य में खड़े रहने वाले लोग, अगर यवतमाल जिले में 1985 में 5वीं 7वीं अनुसूची लागू हो गई लेकिन आज तक उसका अमल नहीं हुआ, उस संदर्भ में 5वीं 7वीं अनुसूची को लेकर हम लोग अगर पूरा जिला में जागरूक करते हैं तो हमारे लोग चुन के आते हैं, सबसे बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन जो लोग खड़े रहते हैं उसको 5वीं 7वीं अनुसूची मालूम नहीं होती है और जो खड़े रहना चाहते हैं उसकी आदत होती है कि मालूमात करने की उसकी इच्छा नहीं होती। आज के समय में अगर यवतमाल जिले में 5वीं 7वीं अनुसूची लागू होती है तो यवतमाल के जिले के 2 कलेक्टर हो गए, एक आदिवासी का होगा एक अदर होगा, एक तहसील का अलग होगा तहसीलदार और आदिवासी का अलग होगा। ये जो व्यवस्था है 5वीं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वो हमारे आदिवासियों के लिए
बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हमारे आदिवासी समृद्ध स्वाभिमानी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए उन लोगों ने पेसा एक्ट लाया, और पेसा एक्ट ये कहता है जो गांव में 85% आदिवासी है वो गांव पेसा एक्ट के अंतर्गत आएगा, और वहां सभी के सभी नौकरी आदिवासी को मिलेगी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जैसे हमारे मित्र है यहाँ से बोरजई से आए, वो बोरजई एक गट ग्राम पंचायत है, या उमरी से आए वो नरेश भावने, वो ग्राम पंचायत है। तो क्या ग्राम पंचायत में सब आदिवासी को मिलेंगे? अरे वहां तो कोई कलेक्टर नहीं होता, वहां कोई थानेदार नहीं होता, तहसीलदार नहीं होता, नायब तहसीलदार नहीं होता, मंडल अधिकारी नहीं होता। सरकार हमको भुलाती है और हम लोग भूलते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा जो गांव में लागू होता है वहां के मास्टर को 400 रुपया पगार ज्यादा मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए साथियों, आज के समय में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अंतर्गत जो पूरे भारत में आदिवासी लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार क्या वजह से हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है, उसके संदर्भ में भी हमको जानना और समझना ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों को समझना और जानना ज्यादा जरूरी है, उसी के साथ साथ हम जिस संगठन में काम करते हैं उस संगठन का जो नेतृत्व होता है वह हमारे समाज का होता है, तो ही वो लोग हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, वो नेशनल लेवल का अध्यक्ष बोलते हैं, लेकिन नेशनल का उसका कोई काम नहीं रहता है। आज के समय में आदिवासी लोगों के बीच में हजारों संगठन है, लाखों संगठन है। बिरसा मुंडा के नाम पर मुझे तो लगता है पूरे भारत में 40-50 हजार नाम के संगठन होंगे, लेकिन आज के समय में आदिवासियों की जो पहली समस्याएं थी वैसी आज भी समस्याएं हैं। जिन लोगों को हम आरक्षित सीट के द्वारा चुनाव जीताते हैं, जो पांडर कौड़ा में वो पिछले बार था, वो शिवाजीराव मोगे उसने भी नेतृत्व किया, बाद में संदीप दुर्वे ने भी नेतृत्व किया, उसके बाद में वो तोड़सा में भी नेतृत्व किया, हमारे रालेगांव में पुरके ने भी नेतृत्व किया, अभी वही के भी नेतृत्व कर रहा। साथियों, 2019 में दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान को जलाया गया था 9 ब्राह्मण लोगों ने, और जो 1 से 31 लोग संसद में SC/ST के द्वारा चुने हुए जाते हैं, उन लोगों ने साधा प्र शब्द भी नहीं निकाला, और संसद में एक मेमोरेंडम भी नहीं रखा, ठराव भी पास नहीं किया, और कम से कम यह नहीं किया तो एक डेलीगेशन राष्ट्रपति को भी नहीं दिया। 31 राज्य में जो SC/ST से आरक्षण से चुनकर जो लग जाते हैं 1140 लोग, उन्होंने भी विधिमंडल में एक भी शब्द का मेमोरेंडम राज्यपाल को नहीं दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे आदमी हैं? वो हमारे जाति के हो सकते हैं, वो हमारे समाज के हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि उसका मालिक जो पक्ष होता है, उसका पक्ष का मालिक ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण के रखे हुए लोग रहते हैं। इसलिए हमारी समस्या रोजाना बढ़ रही है साथी। मैं तो सोचता हूं इस देश में बामसेप नाम का जो वामन मेश्राम साहब का जो राष्ट्रीय संगठन है, अगर ये वामन मेश्राम नाम का इस देश में व्यक्ति नहीं होता, और वह बामसेप की ऑफशूट विंग आज के समय में 85 ऑफशूट विंग है, अगर ये ऑफशूट विंग नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कब से हिंदू राष्ट्र बना देते थे, इस देश में मनुस्मृति भी लागू कर देते थे, और हमारे को हक और अधिकार की तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। आज के समय में हमारे पास एक ही चीज है, संविधान हमारे फेवर का है। संविधान इस देश में रहने वाले 6,747 जाति के लोगों के फेवर में है, इसलिए हम बचे, और वो लोग तो सब संविधान खत्म करना चाहते हैं। लॉकडाउन के संदर्भ में, लॉकडाउन के आड़ में आपको पता होना, मैं वापिस एक बार दोहराता हूँ, क्योंकि यहाँ ST का आंदोलन है और SC/ST के लोग यहाँ बैठे हैं। 22 मार्च को इस देश में जनता कर्फ्यू लगाया, 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया पदोन्नति और आरक्षण में कि जो स्टेट है उसका वो आरक्षण एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में 24 तारीख को पूरे भारत में कर्फ्यू लॉकडाउन लगा दिया। 25 तारीख को अयोध्या में राम जन्मभूमि का समतलीकरण किया, कितने सारे बुद्ध की जो मूर्ति मिली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया।
वो लोग इधर लॉकडाउन लगाया, हमको बोलते हैं तुम घर से बाहर मत निकलो। उन्होंने बुद्ध का मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया। हमारे को जो 340, 341, 342 कलम के अंतर्गत जो प्रतिनिधित्व था, शिक्षण में प्रतिनिधित्व, नौकरी में प्रतिनिधित्व और पदोन्नति में प्रतिनिधित्व, पदोन्नति का आरक्षण उन लोगों ने समाप्त किया। हमारे देश में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी औकात नहीं थी, जिनको समाज पूछता नहीं था, गांव का कुत्ता उसको पूछता नहीं था, उनको बाबा साहब के संविधान के 340, 341, 342 कलम के अंतर्गत 1-1 लाख रुपए की पगार मिली, पगार की नौकरी मिली। पहले कोट पहना, उसके अंदर दूसरा कोट पहना, तीसरा उसके अंदर शर्ट पहना, उसके अंदर बनियान पहना, बूट पहना, गाड़ी है, दरवाजा है, बंगला है, सब मिला बाबा साहब के संविधान की वजह से। और SC ST OBC को आरक्षण उसकी वजह से, नहीं तो उनको कुत्ता भी नहीं पूछता था। हमारे लोगों की हालत कैसी थी बताओ, मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ। घर घूमती थी, घर ऊपर घूमती थी, तब हमारे कुत्ते को पता चलता था, हमारे बाप को पता चलता था कोई जानवर मरा है, तो हमारा बाप रापी लेता था और थैली लेता था और चलता था, उसके पीछे पीछे कुत्ता भी चलता था। वो मरा हुआ जानवर हमारा बाप एक तरफ से काटता था, उसका मांस, दूसरी तरफ से कुत्ता भी खाता था। एक तरफ से हमारा बाप काटता था मांस, दूसरी तरफ से कुत्ता काटता था। हमारा बाप भी गुरगुराता था, कुत्ता भी गुरगुराता था। ऐसी हमारी औकात थी, ऐसी हमारी संविधान के पहले औकात थी। संविधान ने हमको इस देश के जंगल में रहने वाले लोगों को राजा बना दिया, इस देश में घर में झोपड़ी में रहने वाले लोगों को राजा बना दिया। लेकिन जो राजा बने उसको पता ही नहीं चल रहा राजा बनना किसकी वजह से बना, क्यों बना और क्या बना। आज वो लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए बाबा साहब को 1952 में बोलना पड़ा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चलाया, शाहू महाराज ने जो आंदोलन चलाया, बाबा साहब को 56 में जाने के बाद जो आंदोलन चला रहे, ये बामसिप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ये आंदोलन चला रहे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उम्र के 50 साल होने के बाद बाबा साहब समझा। इसलिए मैं उस समय पन किया था, निश्चय किया था कि मेरे समय में आने वाला जिंदगी का 1-1 मिनट बाबा साहब के आंदोलन के लिए लगाऊंगा। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो देश में आदिवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के संदर्भ में पूरे देश में भर में जो चरणबद्ध आंदोलन माननीय NS रेखवाल साहब और माननीय प्रेम कुमार गेडाम साहब के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में चल रहा है, उस आंदोलन को मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष के नाते, बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला संयोजक के नाते पूरे जोर के साथ समर्थन करता हूं। और भविष्य में तीनों भी चरण, दूसरा चरण है 15 जुलाई जो तालुका स्तर पर है धरना और निवेदन का, और तीसरा चरण है 29 जुलाई को जो जिला स्तर पर रैली का, वो चरणबद्ध आंदोलन को हम पुरजोर शोर के साथ सहयोग करेंगे और उस आंदोलन को कामयाब करने के लिए मेहनत करेंगे। ऐसी आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल्यवान।